लेकिन उसने अपनी आर्मी को कुछ खास निर्देश दिए कि लाहौर शहर में किसी भी तरह की लूटपाट ना की जाए। उसका कहना था कि इस वक्त हमारा फोकस सिर्फ सिखों को खत्म करना है, जो कि उसके एक खास मकसद के बीच में बहुत बड़ा रोड़ा बने हुए। रात भर लाहौर शहर के अलग अलग हिस्सों में दुश्मन पर आघात करते रहे। चुपके से आते, अफगानों के ऊपर हमला करते और अंधेरे में गुम हो जाते। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द उनके खुद के नहीं, बल्कि उनके उस वक्त सबसे करीबी सलाहकार और निगहबान दिलेर सरदार ने सदाकत। तो अफगानों से लड़ने में डर लग रहा है तो जो योद्धाओं का चोला आपने पहना हुआ है उसको उतार दीजिए और मुझे अपने कपड़े दे दीजिए। मैं उनको पहनकर दुश्मन के खिलाफ मैदान में उतरूंगी। दुनिया एक तरह से उजड़ चुकी थी। वो पंजाब के सबसे ताकतवर और इज्जतदार इंसान की पत्नी थी, लेकिन अब ऐसा बुरा वक्त आ चुका था जब उनको अपनी जान बचाने के लिए नंगे पांव भागना पड़ा। अपनी बेटी मेहताब कौर की शादी अपने बेटे रणजीत सिंह से करने का प्रस्ताव रखा। सदा कौर इसके लिए राजी हो गई। चारों तरफ ये बात आग की तरह फैलना शुरू हो गई कि एक नौजवान सिख सरदार उभर कर सामने आया है, जिसने अफगानों को न सिर्फ डरा दिया है बल्कि उनका बड़ी कामयाबी के साथ मुकाबला भी किया है। दिल्ली में उस वक्त के अंग्रेज रेजिडेंट कॉलिंस ने लिखा है कि अगर इस वक्त ये नहीं आते तो पंजाब एक उजाड़ और रेगिस्तान बन गया होता, क्योंकि अफगान अपने बारे में कहा करते हैं कि जहां से हमारे घोड़े एक बार गुजर जाएं वहां कभी घास नहीं उगती। लाहौर हमेशा से पंजाब की राजधानी रहा है और एक खूबसूरत शहर है, और अब इन्होंने अय्याशी के साथ साथ लाहौर की जनता के ऊपर जुल्म करने भी शुरू कर दी। तब शहर के सारे दरवाजों को खोलने के आदेश दे दिए। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। मैं राकेश सिनवार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सरबत खालसा की मीटिंग चल रही थी अमृतसर में। वहां पर मौजूद लोगों में से एक नौजवान लड़का खड़ा होता है और बोलने लगता है। उसने वहां मौजूद सिख लीडर्स से कहा कि इस वक्त हमें सब कुछ भूलकर खड़े होना होगा और लड़ना होगा। एक नेता के जैसा एटीट्यूड था उस नौजवान लड़के में। उसकी बातों में ऐसा लग रहा था मानो वही जॉइंट सिख आर्मी का चीफ हो। आपको बता दें वो नौजवान थे बहादुर योद्धा महाराजा रणजीत सिंह। अब जब यहाँ पर मीटिंग चल रही थी, ठीक उसी वक्त एक और घटना घटी। राजधानी लाहौर पर अफगानों ने कब्जा कर लिया। ये शाह जमान की आर्मी थी जो काबुल से यहाँ आया था। जैसे ही रणजीत सिंह को पता चला कि लाहौर पर कब्जा कर लिया गया है, वो अपनी सेना को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। लाहौर के अंदर जाना तो उस वक्त मुमकिन नहीं था, लेकिन लाहौर के आसपास का जो रूरल एरिया था, यानी जो गांव देहात थे, वो वहां पहुंचे और जो अफगान वहां पर लूटपाट के इरादे से मौजूद थे उनको आड़े हाथों लिया और मार मार कर वहां से भगा दिया। ये अफगान वहां से भागे और लाहौर जाकर शरण दी। फिर रणजीत सिंह ने अफगानों को सांस नहीं आने दिया। इन विदेशियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते रहे। रात भर लाहौर शहर के अलग अलग हिस्सों में दुश्मन पर आघात करते रहे। चुपके से आते, अफगानों के ऊपर हमला करते और अंधेरे में गुम हो जाते। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि शाह जमान ने लाहौर से वापसी की राह नहीं पकड़ ली। हुआ ये कि शाह जमान के भारत आने के बाद उसके भाई महमूद ने पीछे से बगावत कर दी और जमान को अपनी फौज को लेकर हिंदुस्तान से वापस अफगानिस्तान जाना पड़ा। लाहौर को संभालने के लिए उसने अपने जर्नैल शांची खान को 12,000 की बड़ी फौज के साथ छोड़ दिया। जब वो वापस जा रहा था तो सिंघों ने उसके ऊपर गुरिल्ला अटैक करके उसकी नाक में दम कर दिया। जो माल उसने लूटा था यहां से, उसका काफी बड़ा हिस्सा सिंघों ने उससे वापस छीन लिया। ये तब तक चलता रहा जब तक कि वो झेलम नदी को पार नहीं कर गया। रणजीत सिंह जब सरबत खालसा में खड़े होकर बोले तब शायद वहां पर बैठे लोगों को अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि उनके मुंह से निकलने वाले शब्द उनके खुद के नहीं, बल्कि उनके उस वक्त सबसे करीबी सलाहकार और निगहबान दिलेर सरदार ने सदा कौर के थे। ये रिश्ते में उनकी सांस लगती थी। यह भी हो सकता है कि सरदार ने सदा कौर खुद भी निर्दयी अफगानों से परेशान हो चुकी थी, लेकिन भविष्य का अंदाजा लगाने की उनकी जो शक्ति थी वो भी कम लाजवाब नहीं थी। उन्होंने भांप लिया था कि मुगल तो खत्म हो चुके हैं और अब अफगान भी अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। यही वक्त था जो उनके लिए एक सुनहरी मौका साबित हो सकता था। दोस्तों, सीधी सी बात है कि उनको लगने लगा था कि उनका दामाद अब आने वाले वक्त में इन दोनों के पतन से पंजाब में सत्ता के खालीपन को भर सकता है। एक बार फिर से सरबत खालसा की मीटिंग हुई और इस बार सदा कौर इसके केंद्र में थी। खुशवंत सिंह अपनी किताब महाराजा ऑफ द पंजाब में कहते हैं कि सदा कौर ने खड़े होकर सभा को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग आगे आकर इन अफगानों का हिम्मत से सामना नहीं करेंगे तो जो सिंह इस लड़ाई में मेरे साथ आएंगे
मैं उनकी अगुवाई करूंगी। रानी सदा कौर एक हाजिर जवाब महिला थी। उन्होंने श्री गुरु साहिबानों के वचनों और उनकी बहादुरी की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अफगान बार बार हमले कर रहे हैं और इन्होंने हमारे कितने नौजवान लड़कों और औरतों को अपना गुलाम बना लिया है। जुल्म की इंतहा हो चुकी है। आप ही बताइए कि अगर इनका हिम्मत के साथ मुकाबला नहीं किया गया तो क्या ये सब कभी खत्म होगा? यहां तक कहा जाता है कि सरबत खालसा की उस मीटिंग में कुछ लोगों ने उनको पागल भी कहा। उन्होंने जवाब दिया कि हां, मैं पागल हूं, मुझे वही रूहानी पागलपन है जो श्री गुरु साहिबानों और उनके फॉलोअर्स को उस वक्त था। इसी वजह से वो जुल्म के खिलाफ लड़े और शहीद हो गए। HR गुप्ता ने अपनी किताब सिखों का इतिहास भाग 5 में लिखा है कि जब रानी सदा कौर को लगा कि वहां पर बैठे हुए सरदार अफगानों से लड़ने वाली बात पर बच रहे हैं, तो आखिर में वो बोली कि अगर आपको अफगानों से लड़ने में डर लग रहा है तो जो योद्धाओं का चोला आपने पहना हुआ है उसको उतार दीजिए और औरतों के कपड़े पहन लीजिए और मुझे अपने कपड़े दे दीजिए। मैं उनको पहनकर दुश्मन के खिलाफ मैदान में उतरूंगी। वो जिस तरह से वहां पर बोली, उनकी दहाड़ का जबरदस्त असर हुआ, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाज नहीं आए। जैसे पटियाला के फुलकिया मिसल के साहिब सिंह, कसूर के नवाब निजामुद्दीन खान और कांगड़ा के हिंदू राजा संसार चंद के साथ शाहजमान से जाकर मिल गए। इन सब समर्थकों की वजह से वो अफगान आसानी से लाहौर पर कब्जा करने में कामयाब हो गया, लेकिन उसने अपनी आर्मी को कुछ खास निर्देश दिए कि लाहौर शहर में किसी भी तरह की लूटपाट ना की जाए। उसका कहना था कि इस वक्त हमारा फोकस सिर्फ सिखों को खत्म करना है, जो कि उसके एक खास मकसद के बीच में बहुत बड़ा रोड़ा बने हुए हैं, और वो खास मकसद था पंजाब पर अपना राज कायम करना। फिर उसने एक बड़ी टुकड़ी अमृतसर की तरफ भेजी, लेकिन रणजीत सिंह ने उसको हरा दिया। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि शाहजमान ने उस वक्त रणजीत सिंह के साथ मौजूद कई दूसरे सरदारों को बड़ा लालच देने की कोशिश भी की, लेकिन फिर उसको वापस लौटना पड़ा तो उसकी कोशिशें अधूरी रह गईं। खुशवंत सिंह कहते हैं कि जबरदस्त एनर्जेटिक पर्सनैलिटी के धनी रणजीत सिंह को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बिखरे पंजाब को एक करने के लिए मोटिवेट किया तो वो थी रानी सदा कौर। फकीर सैयद वहीदुद्दीन ने अपनी किताब द रियल रणजीत सिंह में लिखा है कि वो सिख इतिहास की सबसे ज्यादा हौसले वाली और लायक महिलाओं में से एक थी। एक अंग्रेज WL मैकग्रेगर उनको एक चालाक और एम्बिशियस महिला बताते हैं और कहते हैं कि उनका एकमात्र आखिरी मकसद था नौजवान रणजीत सिंह को अपने कंट्रोल में रखना और फिर उनके जरिए पंजाब को अपने अधीन करना। अहमद शाह अब्दाली का खतरा जब तक पंजाब पर रहा तब तक सारी मिसलें मिलकर लड़ती रही, लेकिन जैसे ही खतरा टला इनके बीच सत्ता और इलाकों के लिए भयंकर मारामारी शुरू हो गई। सरबत खालसा का जो प्रभाव हुआ करता था वो भी अब लगभग खत्म हो चुका था। सन 1782 में सदा कौर और कन्हैया मिसल के सरदार गुरबख्श सिंह के घर एक बेटी का जन्म होता है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखर गईं। चांद जैसी उस खूबसूरत बच्ची का नाम रखा गया मेहताब कौर। फरवरी 1785 में जब जम्मू पर कब्जा करने के बाद मिसलों में आपस में ठन गई तो उनमें आपस में लड़ाई हुई और इस लड़ाई में कन्हैया मिसल के सरदार गुरबख्श सिंह की मौत हो गई। अपनी हार और बेटे की मौत के बाद जयसिंह कन्हैया बटाला आ गए, लेकिन रामगढ़ियों ने उनके ऊपर वहां पर हमला कर दिया। वो बटाला को छोड़कर पठानकोट चले गए। रामगढ़ियों ने अपने इलाके भी उनसे वापस छीन लिए। सरदार गुरबख्श सिंह की मौत के बाद सदा कौर की दुनिया एक तरह से उजड़ चुकी थी। वो पंजाब के सबसे ताकतवर और इज्जतदार इंसान की पत्नी थी, लेकिन अब ऐसा बुरा वक्त आ चुका था जब उनको अपनी जान बचाने के लिए नंगे पांव भागना पड़ा, क्योंकि रामगढ़ियों की फोर्सेज ने बटाला में भारी तोड़फोड़ की थी। पति की मौत के बाद जिंदगी आसान नहीं थी। निराश होकर चुपचाप बैठना उनके लिए काफी आसान था। ये दिन उनकी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों में से थे, लेकिन उन्होंने अपनी अंदरूनी ताकत को पहचाना। वो उठ खड़ी हुई और अपनी सही और एक्चुअल सिचुएशन को पहचाना। उनको लगा कि अब कन्हैया मिसल बिल्कुल कमजोर हो चुकी है और इसके साथ वो खुद को भी काफी कमजोर महसूस कर रही थी। तब उन्होंने एक कदम उठाया। उन्होंने अपने सबसे बड़े और कट्टर दुश्मन सुकरचकिया मिसल के सरदार महान सिंह के साथ एक कड़वा घूंट पीते हुए गठबंधन करने का फैसला किया। सरदार जयसिंह कन्हैया के हालांकि 2 छोटे बेटे और थे, लेकिन उनकी उम्मीद अपनी बहू पर ही टिकी हुई थी। वो सरदार ने सदा कौर की क्षमताओं और हिम्मत को पहचानते थे। सुकरचकिया चीफ सरदार महान सिंह ने सदा कौर की इकलौती बेटी मेहताब कौर की शादी अपने बेटे रणजीत सिंह से करने का प्रस्ताव रखा। सदा कौर इसके लिए राजी हो गई और सन 1785 में इनकी सगाई हो गई। ये अलायंस एक मास्टर स्ट्रोक जैसा था। इससे कुछ वक्त पहले सबसे ताकतवर रही कन्हैया मिसल में
एक नई जान फूंक दी थी। हालांकि सब वक्त का फेर था कि कन्हैया मिसल कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इनके पास काफी धन और संपत्तियां और एक बड़ी सेना मौजूद थी, और अब इनके पास सुकरचकिया मिसल का साथ भी था। इतिहासकार हरिराम गुप्ता लिखते हैं कि सदा कौर ने सन 1786 में रणजीत सिंह की मां राजकौर से संपर्क किया। उस वक्त रणजीत सिंह एक बच्चे थे और बुरी तरह से चेचक की बीमारी की चपेट में थे। राजकौर अपने बेटे की अच्छी सेहत की कामना करने के लिए शीतला देवी के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए ज्वालामुखी गई थी, जो कि चेचक की देवी मानी जाती हैं। गुप्ता कहते हैं कि इस विवाह के प्रस्ताव को सिरे चढ़ाने के लिए सदा कौर भी उनके साथ वहां पर गई। फिर भंगू सरदारों के साथ सोधरा में एक लड़ाई के दौरान सरदार महान सिंह अचानक बीमार पड़ गए, तो वहीं पर उन्होंने अपने सिर्फ 10 साल के बेटे रणजीत सिंह के माथे पर केसर का टीका लगाकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। घर आने के बाद रणजीत सिंह का ज्यादातर वक्त अपने साथियों के साथ शिकार और मनोरंजन में ही बीतता था। सरदारनी राजकौर को अपने बेटे के भविष्य की चिंता हुई। उन्होंने रानी सदाकौर से संपर्क किया और कहा कि अब वक्त आ गया है जब बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। इसके पीछे उनका यह मानना था कि शायद शादी के बाद उनका बेटा सही लाइन पर आ जाएगा और जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देगा। रानी सदाकौर तो खुद ही चाहती थी कि जल्दी से यह शादी हो जाए। उन्होंने मिलकर एक शुभ तारीख तय की। शादी के 2 साल बाद कुछ रहस्यमयी घटनाओं का दौर शुरू हुआ, जैसे कि दीवान लखपत राय की रहस्यमयी मौत हो गई। उधर रणजीत सिंह की मां राजकौर की भी मौत हो गई। इन सब घटनाओं के बारे में ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स अलग अलग कारण बताते हैं। दोस्तों, आज हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी। हो सका तो कभी इस मुद्दे पर अलग से वीडियो बनाएंगे। रणजीत सिंह के पिता की मौत के बाद जिन लोगों ने उनको कोऑपरेट किया और मार्गदर्शन दिया उनको, उनमें से एकमात्र सदाकौर ही बची हुई थी। उनकी बेटी और दामाद के बीच बस नाम का ही शादी का रिश्ता था, क्योंकि कहा जाता है कि मेहताब कौर एक सुंदर और घमंडी महिला थी। खुशवंत सिंह के मुताबिक शायद उनका अपने पति के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। कारण था सुकरचकियों ने उनके पिता की हत्या की थी। यह ऐसा गहरा घाव था जिसको भरना उनके लिए शायद आसान नहीं था। इस शादी के कुछ दिनों बाद जब कोई संतान पैदा नहीं हुई तो रणजीत सिंह ने नकई मिसल के सरदार रण सिंह की बेटी राजकौर से दूसरी शादी कर ली। इस बात से शायद सदाकौर को गहरा झटका लगा होगा। ऐसा लगता है क्योंकि इससे नाराज होकर सदाकौर ने रणजीत सिंह का साथ छोड़ दिया और अपनी बेटी को लेकर वापस बटाला चली गई। अब एक बार फिर से वक्त ने पलटा खाया और अफगानों का खतरा पंजाब पर मंडराने लगा। इस बदले वक्त का फायदा रानी सदाकौर ने उठाया और रणजीत सिंह को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। एक बार फिर से वो अपने आप को उनकी ट्रस्टेड मेंटोर और एडवाइजर के तौर पर स्टैब्लिश करने में कामयाब रही। चारों तरफ ये बात आग की तरह फैलना शुरू हो गई कि एक नौजवान सिख सरदार उभर कर सामने आया है, जिसने अफगानों को न सिर्फ डरा दिया है बल्कि उनका बड़ी कामयाबी के साथ मुकाबला भी किया है। दिल्ली में उस वक्त के अंग्रेज रेजिडेंट कॉलिंस ने लिखा है कि अगर इस वक्त ये नहीं आते तो पंजाब एक उजाड़ और रेगिस्तान बन गया होता, क्योंकि अफगान अपने बारे में कहा करते हैं कि जहां से हमारे घोड़े एक बार गुजर जाएं वहां कभी घास नहीं उगती। लाहौर हमेशा से पंजाब की राजधानी रहा है और एक खूबसूरत शहर है। यहां पर इस वक्त भंगी मिसल सरदारों का शासन था। लाहौर पर कब्जा करने के बाद इनके पास अचानक पैसा आ गया और अब इन्होंने अय्याशी के साथ साथ लाहौर की जनता के ऊपर जुल्म करने भी शुरू कर दिए। ये लोग अपना ज्यादातर वक्त शराब पीने और लड़ने झगड़ने में बिताते थे। भंगी सरदारों के इस व्यवहार से दुखी होकर लाहौर के कुछ माननीय लोगों ने, जिनमें हिंदू, सिख और मुस्लिम सब शामिल थे, सदाकौर और रणजीत सिंह का रुख किया और उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि इन भंगी सरदारों की फिजूल खर्ची का ब्यौरा हम आपको प्रस्तुत करते हैं, और कहा कि हमें इनसे छुटकारा दिलवाएं। रणजीत सिंह इस बारे में विचार करने के लिए रानी सदाकौर से मिलने के लिए बटाला पहुंचे, जहां उन्होंने सलाह दी, यानी कि रानी सदाकौर ने सलाह दी कि तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सुकरचकिया और कन्हैया मिसल की सेनाओं को एक ज्वाइंट आर्मी के रूप में तब्दील कर दिया गया। इस सेना की मजबूती और मदद के लिए अकाली ब्रिगेड को भी इसमें शामिल किया गया। रानी सदाकौर अपनी सेना के साथ लाहौर के दिल्ली गेट पर पहुंची, जो कि शहर के ईस्ट की तरफ था, और रणजीत सिंह साउथ की तरफ बने हुए लाहौरी गेट पर पहुंचे। मियां मोहकमुद्दीन ने तब शहर के सारे दरवाजों को खोलने के आदेश दे दिए। रानी सदाकौर और रणजीत सिंह शहर के दोनों तरफ से अपने घुड़सवारों के साथ दाखिल हुए और बिना खून खराबे के लाहौर पर कब्जा कर लिया। अब जो दूसरे सिख सरदार थे उनको ये बात खटकने लगी कि कल का छोकरा लाहौर को कब्जे में लेकर बैठ गया। सन 1800 की शुरुआत में जस्सा सिंह रामगढ़िया की सरदारी में विरोधियों का एक ताकतवर गुट बना, जिसमें अमृतसर के गुलाब सिंह भंगी, गुजरात के साहिब सिंह, वजीराबाद के जोध सिंह और कसूर के निजामुद्दीन खान ने रणजीत सिंह से लाहौर को छीनने के लिए
अमृतसर से रवानगी की। उन्होंने विरोधियों की सेनाओं को कई महीनों तक बिना किसी फैसले के झड़पों में उलझाए रखा। उधर रानी सदा कौर ने बूढ़े हो चुके सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया के बेटे जोध सिंह की अगुवाई में रामगढ़िया आर्मी के साथ लड़ाई करके उसकी कमर तोड़ दी और अपने दामाद के लिए विरोधियों के गुट की समस्या को खत्म कर दिया।